जय हिंद। तो स्मार्ट टॉपर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 2021 के द्वितीय पाली का सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो सबसे फेमस जो व्यापारिक मार्ग था एशिया और यूरोप से, वो कौन सा था? ये वाला जो रेशम मार्ग जो दिख रहा है, ईरान से होते हुए यूरोप इधर जाता था, ये रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो खिलाफत आंदोलन पहला ऑप्शन है हमारा, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन क्या होता है कि 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध चलता है। अब इसमें क्या होता है कि भारत अंग्रेजों के तरफ से लड़ता है। हिंदू मुस्लिम सारे लोग गांधी जी आह्वान किए थे कि सारे लोग इस बार अंग्रेजों का साथ देंगे तो हमें क्या करेगा, आज़ाद कर देगा। लेकिन क्या होता है कि तुर्की के खलीफा जो थे, तुर्की हार जाता है प्रथम विश्व युद्ध में, और वहाँ के खलीफा के ऊपर अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है। तो तुर्की के अपने मुसलमान लोग जितने भी भारत में थे, तुर्की के खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे। तो अपने धर्मगुरु के लिए जो आंदोलन भारत में मुस्लिम लोगों के द्वारा तेज किया गया था, वही खलीफा के बचाव के लिए क्या था? खिलाफत आंदोलन कहा गया। उसके बाद क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन देखा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बाद में किया गया था, असहयोग आंदोलन के बाद का आंदोलन था, ठीक ना। तो चौरी चौरा कांड, तो देखिए असहयोग आंदोलन तीसरा है। तो क्या होता है कि चौरी चौरा पहले कांड क्या है? तो चौरी चौरा कांड को हम देखते हैं तो यूपी के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में क्या होता है कि 22 पुलिस कर्मियों के द्वारा कुछ जो राजनीतिक दल थे उन पे फायरिंग किया जाता है। तो राजनीतिक दल के जो भीड़ थे वो उकसावे में आकर के क्या होता है कि वो पुलिस के पीछा करते हुए क्या कहाँ पहुंच जाते हैं, तो पुलिस लोग थाना के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब थाना के अंदर जैसे ही पुलिस लोग घुस जाता है तो थाने को घेर करके सारे लोगों के द्वारा, आम जनता के द्वारा उसमें आग लगा दी जाती है और 22 पुलिसकर्मी जो थे थाने के अंदर जल के ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 5 फरवरी को एक घटना होता है, एक घटना को होता है 5 फरवरी को 1922 में होता है, और 12 फरवरी को क्या करते हैं कि गांधी जी आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। तो 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड होता है और 12 फरवरी को क्या होता है, आंदोलन को रोक दिया जाता है। तो चौरी चौरा कांड होने के कारण असहयोग आंदोलन को रोका जाता है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत हुआ था और 22 तक चला था। भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन ये द्वितीय विश्व युद्ध के 1942 के करीब चालू किया गया, जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिए थे। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अभी भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे भारत में। पहले कम थे, पहले 29 राज्य थे, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर को जब केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया तो अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? तो सूचना का अधिकार आरटीआई कहा गया। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि हम किसी भी विभाग से मतलब कि पत्र द्वारा सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि वहाँ पे कितने लोग हैं, कर्मचारी हैं, कि इनका क्या काम है, कितने खर्च हो रहा है, कुछ अगर बनाया जा रहा है तो कितना योजना है, तो सारी चीज़ों की हम जानकारी ले सकते हैं। तो ये सूचना का अधिकार है को लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। तो सूचना आरटीआई कब लागू किया गया? तो 12 अक्टूबर 2005, हमारा बी ऑप्शन। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया था, जो कि अब्राहम लिंकन थे, ठीक ना। इन्होंने अमेरिका में दास प्रथा का अंत किया था और अमेरिका को गृह युद्ध से उभारने वाले कौन थे? तो अब्राहम लिंकन साहब थे। तो अब्राहम लिंकन हमारे कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर। तो यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा हम देखें तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो लोकतंत्र में सफल अगर लोग अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो सही से वोट नहीं कर पाएंगे। गरीबी में भी क्या होता है कि गरीबी के कारण लोगों को बहकाया जा सकता है, पैसा दे करके या उन्हें लालच दे करके, मतलब कि तो वो अपना निर्णय लेने में गरीबी के कारण स्वच्छंद नहीं हो पाते लोग, ठीक ना। बेरोजगारी भी एक बाधा है। तो लोकतंत्र की सफलता में क्या क्या बाधा है? तो इनमें से बेरोजगारी हो या अशिक्षा हो, ये सारे के सारे एक व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक बनने से क्या करता है? रोकता है। तो 8वां का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो लोकतंत्र की सफलता में क्या क्या बाधा है? तो इनमें से सभी हमारा हो जाएगा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है?
तो रज्जू मार्ग क्या आ गया, वैकल्पिक मार्ग। पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे वैकल्पिक मार्ग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारा बिहार में जो रज्जू मार्ग है वो हमारा कहाँ पे है, तो राजगीर में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा। देखिए सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, तो सासाराम नगर तो बहुत पुराना है, पाषाण काल से ही यहाँ के कुछ पाषाण शिला में मतलब कि पत्थर वगैरह में प्रमाण मिलते हैं। लेकिन इसका जो मेन विकास जो हुआ था सासाराम नगर का विकास, वो मध्य युग में हुआ था। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 10वां नंबर का ए। देखिए गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो गोविंद सागर जो कृत्रिम जलाशय है हमारा किससे संबंधित है, तो हमारा ये भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय ये हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है, जो कि विश्व का दूसरा कृत्रिम सबसे बड़ा जलाशय है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, कृत्रिम जलाशय है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। तो सबसे ज़्यादा भूस्खलन हमारा कहाँ होता है, देवभूमि उत्तराखंड में होता है। वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र और कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से होता है, सड़कों का निर्माण हो, चौड़ी सड़कें हो, बॉर्डर की ओर जाने का या सुविधाओं का। तो जिस कारण से यहाँ पे क्या होता है कि भूमि काफ़ी पकड़ जो होती है पहाड़ों की कमज़ोर पड़ती है। भूस्खलन का सबसे ज़्यादा भारत में अगर भूस्खलन देखा जाता है तो हमारा उत्तराखंड में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 12 का। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा क्षेत्र है, तो हम जानते हैं कि उत्तर बिहार बाढ़ में जाता है और दक्षिण बिहार सुखाड़ में, और मध्य बिहार में तो मौसम कभी साथ दे तो खेती होता है, नहीं तो कभी मतलब कि बोरिंग हर चीज़ पे, लेकिन कभी कभी ये भी प्रभावित हो जाता है मध्य बिहार भी। तो हमारा देखिए क्या है, सर्वाधिक सूखा वाला क्षेत्र बोल रहा है तो दक्षिण बिहार। और इसका कारण क्या है, तो बारिश का न होना। अगर बारिश न होता है तो दक्षिण बिहार में बारिश की कमी से सुखाड़ देखने को मिलता है। 1871 में कौन हो जाएगा, यहाँ पे कौन सी संधि हुई थी, तो 1871 में हम जानते हैं कि किसके बीच संधि हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच में। जब फ्रांस और प्रसा के बीच में 10 मई 1871 को संधि हुआ था। वो क्या था, फ्रैंकफर्ट की संधि। इसके बाद इस संधि के बाद जर्मनी का क्या हुआ था, एकीकरण हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो देखिए 1830 की क्रांति जो था फ्रांस में, उसमें क्या किया गया कि बुर्बो वंश का अंत करके आर्लियंस वंश का स्थापना किया गया। और आर्लियंस वंश के राजा थे वो लुई फिलिप थे, और लुई फिलिप काफ़ी थोड़ा सा उदारवादी थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक संवैधानिक राजतंत्र का मार्ग अपनाया, संविधान भी बनाया, और लोगों के द्वारा संविधान पे खुद राजा रहे लेकिन संविधान के अनुसार शासन प्रक्रिया चलते रहा। तो इसमें क्या हो गया, संवैधानिक राजतंत्र, खुद राजा रहे लुई फिलिप लेकिन संविधान का भी संविधान के अनुसार चलाएं, तो संवैधानिक राजतंत्र हो गया। संघीय शासन व्यवस्था हम उसको कहते हैं जहां सरकार स्तर में विभाजित होता है, जैसे राज्य और केंद्र 2 स्तर की सरकार होती है। भारत में क्या है, केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, तो संघीय शासन व्यवस्था। तो भारत, अमेरिका, कनाडा, ये सब जितने भी हैं वो संघीय शासन व्यवस्था। गणराज्य हो जाता है यहाँ की जनता ही शासन में आए, मतलब जनता अपने द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधियों को बैठाए, तो गणराज्य हो गया। अधिनायकवाद का मतलब होता है कि कोई एक पार्टी शासन में आए या एक व्यक्ति खुद को मतलब कि राजा घोषित कर दे, तो राजतंत्र हो गया या कोई पार्टी हो गया। जैसे अभी चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है, तो ये भी अधिनायकवाद का ही एक रूप देखा जाता है, ठीक ना। तो जितने भी, तो ये हो गया। तो संवैधान, तो 18 फ्रांस में कैसा शासन चला था, तो संवैधानिक राजतंत्र बी। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो रूस की जो बोल्शेविक क्रांति था, समाजवादियों का जो एक क्रांति का दौर चला था, उसका नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया था। तो 16 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो भारत में राष्ट्रीय आय यानी कि कोई कंपनी भारत देश की कितना आय हो रही है, क्या हो रही है, उन सारा चीज़ों की गणना जो होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, CSO। तो कौन हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है, तो जानते हैं, हम सब जानते हैं, बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है कि बिहार को बीमारू राज्य भी कहा जाता था और बिहार को पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है। तो देखिए सबसे पिछड़ा राज्य हमारा क्या है, बिहार है अपना। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है, तो रुपया पैसा कमाने से जितने भी संबंधित है उसका उद्देश्य क्या है, मनोरंजन करना। तो
तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य तो मनोरंजन करना भी नहीं है, समाज सेवा करना या परोपकार करना, ये सारा चीज़ काम अच्छी बात है। मनोरंजन, पैसा कमा रहे, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जो होता है जितने भी किया है ये सब बात की चीज़ है। सबसे पहला जो जरूरत है वो जीविकोपार्जन, यानी खुद को जीवित रखने के लिए ही तो सबसे पहले लोग पैसा कमाते हैं। पैसा होगा उसके बाद ना ये सारी चीज़ें करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो सबसे पहले अनुमान लगाया था महात्मा गांधी के द्वारा भी नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे और सरदार पटेल भी नहीं थे, वो हमारे थे दादा भाई नौरोजी। डी नंबर। देखिए, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो कृषक महाजन। एक कृषक महाजन, जैसे गांव में कुछ लोग होते हैं जिन अमीर लोग होते हैं तो सूद पे पैसा लगाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं सूद पे और इन लोगों को जकड़ लेते हैं, ठीक ना। तो गांव में जो भी पैसा देने वाले होते हैं सूद पे, उनको कृषक महाजन जाना जाता है। भूमि विकास बैंक जो है, ये भूमि विकास बैंक के द्वारा क्या किया जाता है कि गांव में कृषि से संबंधित पशुपालन, मत्स्य पालन और इस सब चीज़ों के लिए लंबे समय तक के लिए क्या किया जाता है, लोन प्रदान किया जाता है। देखिए, प्राथमिक कृषि साख समिति, इसके द्वारा भी लोन दिया जाता है, लेकिन इसके द्वारा कम समय के लिए लोन दिया जाता है। तो इनमें से सभी तो नहीं होगा, क्योंकि ये भी लोन कम ही समय के लिए देते हैं और ये भी कम ही समय के लिए कुछ लोगों का समूह होता है जो कि गांव में जैसे इसमें जो लोन दिया जाता है वो खाद बिया या सीजन के लिए, मतलब अभी खाद खरीद लेते हैं, बिया खरीद लेते हैं, उसके लिए लोन। तो हमारा देखिए, भूमि विकास बैंक जो है तो लंबे समय के लिए कृषि के लिए सिर्फ भूमि विकास बैंक ही लोन दे रहा है हमको। तो 21 का कौन हो जाएगा, हमारा बी नंबर। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता का अधिकार दिवस जो है हमारा वो कब मनाया जाता है? तो 22 नंबर का हो जाएगा हमारा बी। 15 मार्च को हम उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। उपभोक्ता अधिकार 15 मार्च 1962 को क्या होता है कि यूएस के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उनके द्वारा उपभोक्ता अधिकार क्या किया जाता है, उपभोक्ताओं जितने भी हैं उनके अधिकारों की मांग की पूर्ति की जाती है, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं कि कोई भी किसी को सामान कुछ भी बेच करना चला जाए। अगर हमसे ही तो लोग पैसा कमाते हैं, अगर कोई सामान ना खरीदे तो बड़े कंपनियां कैसे? तो इसी दिन क्या होता है कि जॉन एफ कैनेडी के द्वारा, देखिए विदेश में जितने भी लोग अपने यहाँ कुछ करते ना तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ला दिए, अमेरिका हो, यूरोप हो, ब्रिटेन हो, तो इन लोग का महत्व भी रहा है। तो हमारा कितना, 15 मार्च इसका बी है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि की उपजाऊपन कम जाना। तो वनोन्मूलन ये भी नहीं कारण है, गहन खेती भी कारण नहीं है, अति पशु चारा भी नहीं कारण है। कारण है अधिक सिंचाई, और अधिक सिंचाई करने से देखिए पंजाब में खेती बहुत उपजाऊ है। पंजाब नाम ही जिसका पंच आब है, ठीक ना। 2 आब होता है मतलब 2 नदी बह रहा हो और उसके बीच जो मट्टी कटान से आ जाता है उसको 2 आब कहते हैं, और 5 नदियों से जो बना हो उसको पंजाब कहते हैं। तो जो नदी की इतनी ज़्यादा, तो सबसे इसीलिए यहाँ पे सबसे बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि भी है पंजाब में। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम धान, गेहूँ और जूट इस तरह की अधिक पानी वाला फसलें करते हैं, तो उसके कारण मिट्टी की जो लवणता है, लवणता और क्षारीयता यानी कि मिट्टी जो होता है भास्मिक रूप से हो चुका है, भस्म हो चुका है। लवणता का मतलब कि मिट्टी में नमक की मात्रा ज़्यादा हो चुका है, और जब इसी नमक की मात्रा मिट्टी में ज़्यादा होता है तो जड़ पानी को अवशोषण नहीं कर पाता है, जिस कारण से मिट्टी जो होती है बंजर की तरफ चली जाती है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो अधिक सिंचाई, ऑप्शन डी हो जाएगा। सोपानी कृषि प्रचलित है। तो सोपानी कृषि क्या है? तो ये ज़्यादातर कहाँ पे किया जाता है? तो देखिए, ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रचलित है। इसमें सीढ़ी नुमा क्या होता है कि ढलानों के ऊपर खेती की जाती है, सीढ़ी नुमा, वहाँ पे पानी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पे देखिए, तो सोपानी कृषि हमारा पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, ठीक ना। तो उत्तराखंड हमारा 24 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो हमारे बिहार में देखा जाए तो गंगा हो गया, इस तरह की नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ हैं, उनसे जो मिट्टी आए हैं तो उसके कारण बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी मिट्टी है हमारे बिहार में। तो हमारा 25 का हो जाएगा, लाल मिट्टी ज़्यादातर बिहार में देखा गया है। तो 25 का क्या हो जाएगा? ए। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक जो है चरक को कहा जाता है, और चरक के द्वारा क्या किया गया कि जितने भी आयुर्विज्ञान है उनका एक जगह संग्रह किया गया, जिसे चरक संहिता कहा गया। और चरक संहिता को मतलब कि कहा गया कि एक अथर्ववेद का ही क्या है, उप है, यानी कि छोटा सा रूप है। तो चरक संहिता के द्वारा चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। 26 का हो गया बी।
बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो बिहार में 7% क्षेत्र में वन है। वैसे किसी भी देश को या राज्य को कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन कम से कम रखना चाहिए? तो 33% वन नीति के अनुसार बोला गया है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा अभी जहाँ वन है वो मध्य प्रदेश है, और वो भी 33% से क्या है, कम पे है। निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लोहा का क्या है खनिज? लोहा का अयस्क क्या है? तो हम ना हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब क्या है, लौह युक्त खनिज है। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, चूना पत्थर से सीमेंट बनता है। सबसे घटिया कोयला है, तो हम जानते हैं कि सबसे अच्छा क्वालिटी वो है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा हो। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, 4 गो होता है प्रकार, जिसमें एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, तो सबसे बढ़िया। उससे कम इसमें होता है तो ये कम बढ़िया, फिर उससे कम इसमें तो एकदम सब मतलब कि कम होता है। तो ये क्या होगा, सबसे घटिया में हमारा क्या आ जाता है, पीट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, सबसे घटिया क्वालिटी। अगर सबसे बढ़िया पूछे तो एंथ्रासाइड। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है कोयला? तो हमारा बिटुमिनस है, जो इसका मात्रा ज़्यादा पाया जाता है हमारे भारत में, ठीक ना। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल उसको कहते हैं जिसका हम जैसे बिया न रोप करके, बीज न रोप करके उसका डाली काट कर रोपते हैं, उसका टहनी, उसका भाग, शाखा या तना का भाग रोपते हैं। जैसे गन्ना हो गया, तो गन्ना को क्या करते हैं कि गन्ना को छोटा छोटा टुकड़ा करके ही उसको रोप देते हैं, ठीक ना। रबर हो या चाय हो, इस दोनों के फसल के भाग को रोपते हैं। लेकिन धान में होता है कि धान के बीज को पहले छींटते हैं, उसके बाद उसका क्या करते हैं, बुआई करते हैं। तो हमारा इसमें से कौन रोपण फसल नहीं है? तो क्या हो जाएगा हमारा, धान हो जाएगा 30 का सी नंबर। देखिए भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत में सबसे ज़्यादा हम खाने में प्रयुक्त तो सारा करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन भी अधिकतर मात्रा में हम क्या करते हैं, धान गेहूं करते हैं। और सबसे ज़्यादा खाद्यान्न में ज़्यादा तौर पे पूरे भारत में खाने वाला फसल है तो हमारा धान है, 31 का डी। देखिए बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो बिहार में देखा जाए तो नदी के कारण उपजाऊ भी भूमि है, बाढ़ आता है, सुखाड़ है, वो अलग बात है। तो लगभग 60% हमारे यहाँ का जो जमीन है वो कृषि के लिए लायक है। इसका बी हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो संचार सेवा का हम अंग देखते हैं तो समाचार पत्र भी प्रचार का माध्यम तो है ना, एक जगह से दूसरी जगह सूचनाओं देने। संचार का मतलब कि हम सूचना का आदान प्रदान कर सकें। टेलीफोन भी है, टेलीविजन भी है, तो इनमें से हमारा क्या हो जाएगा, चारों का चारों डी, 33 का डी हो जाएगा। देखिए 34 में कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। तो मानवीय पूंजी निर्माण यानी कि मानव एक अपने आप में संसाधन का रूप है। हम लोग जितने भी है मनुष्य के द्वारा हम काम ले सकते हैं। अगर मनुष्य स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक ना, अगर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो तो मनुष्य क्या होगा, सशक्त रूप से और काम भी संसाधन के रूप में ज़्यादा दे पाएगा। तो ये भी हो जाएगा। आवास रहेगा अगर मनुष्य, तो उसका क्या होगा, अगर जीने के लिए अगर अच्छी सुविधाएं, सारी चीज़ें उपलब्ध हो तभी ना कुछ विकास के लिए सोचे। अगर रोटी कपड़ा मकान में ही इंसान लिप्त रहे तो इससे लड़ते रहे तो क्या होगा, उस देश का विकास बहुत कम होता है। तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण, तो हम देखते हैं कि इनमें से जितने भी अगर तीनों चीज़ें किसी को भी दे दिया जाए, किसी राष्ट्र को भी, तो वो बहुत जल्दी ही क्या हो जाएगा, विकसित बन सकता है। तो इनमें से हमारा क्या हो जाएगा, सभी पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। तो पूंजी निर्माण के लिए इन तीनों चीज़ों का आवश्यक है। जब तक ये तीनों चीज़ें हम नहीं देंगे देश की जनता को, तब तक पूंजी निर्माण संभव नहीं है। तो 34 का हमारा क्या हो जाएगा, डी। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कहने का मतलब होता है कि पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में उपस्थित कर देना। यानी कि एक ये नहीं हो कि यह भारत है या पाकिस्तान है तो आपस में व्यापार नहीं करेंगे, हम पूरी दुनिया के साथ में व्यापार करेंगे। वो हमारे यहाँ अपनी सामान लाएंगे, हम उनके यहाँ भेजेंगे। तो ये हो जाएगा वैश्वीकरण। तो आयात निर्यात पर नियंत्रण कर लिया तो वैश्वीकरण थोड़ी है, निर्यात पे नियंत्रण नहीं, गलत हो गया। तो विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, यानी कि ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। देखिए अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति क्या था, तो फसलों के उत्पादन को, मतलब कि जितने भी रासायनिक है, हाइब्रिड बीज हो गया, या जितने भी उर्वरक हैं या जितने भी केमिकल चीज़ें, इन सबका उपयोग करते हुए फसल के उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना। भारत में पहले बहुत कम अनाज उत्पादन होता था, हमें मंगाना पड़ता था विदेशों से खुद का मतलब कि पेट चलाने के लिए। लेकिन आज हमारे पास इतनी सक्षम है, हम इतनी क्षमता है कि हम दुनिया का पेट भर रहे हैं अपने यहाँ विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या रखते हुए भी। तो हमारा देखिए, तो हरित क्रांति से संबंधित जो क्षेत्र था हमारा प्राथमिक क्षेत्र, कृषि जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो हमारा कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
हमारा क्या है, मुद्रा जारी किसके, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और ये स्थापना कब हुआ था आरबीआई का, तो हमारा था 1935, 1935। बिहार राज्य है, बिहार में सबसे ज़्यादा क्या देखने के लिए मिलता है, उद्योग तो नहीं, बहुत कम मात्रा में है। पशुपालन भी है, पशु प्रधान है, पशुपालन है लेकिन उतना मात्रा में हम दूध के पर निर्भरता नहीं है, पशुपालन भी हम लोग बहुत कम कर दिए। खनिज भी हमारे यहाँ बहुत कम है। खेती है, अभी तो देखें कि बिहार का 60% ज़मीन खेती के लिए लायक है, तो हमारा बिहार का 80% आबादी जो है ना सिर्फ खेती में लगा हुआ है, ठीक ना। तो बिहार राज्य है क्या है, कृषि प्रधान, डी ऑप्शन। निम्नांकित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, तो हमारे रहन सहन की स्तर को जो प्रभावित करता है, राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रति व्यक्ति, पहले राजकीय आय क्या है, तो जो राज्य का इनकम, और राज्य और राष्ट्र देश दोनों कहाँ से इनकम लाते हैं, टैक्स से, जनता से वो टैक्स लागू करते हैं, ठीक ना। या विदेश से कोई सामान बेचना है, गाड़ी हो गया, जो भी चीज़ें हुआ, तो उसी पे टैक्स बढ़ा दिया। तो जो टैक्स से इनकम होता है वो राज्य और राष्ट्र का होता है। अगर इनको अचानक से अपनी आमदनी बढ़ाना हो तो जनता पे टैक्स बढ़ा देंगे। लेकिन प्रति व्यक्ति आय क्या हो गया कि किसी क्षेत्र और देश के लोगों का जो इनकम है और कुल जनसंख्या से जब हम भागा देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय, तो लोगों का जब इनकम होगा तब ना हम उनके रहन सहन के सुविधाओं में विकास होगा। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर रहन सहन के स्तर का प्रभावित होता है तो प्रति व्यक्ति आय से सी। बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था, तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व लोकनायक हमारे जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ से थे, बिहार से संपूर्ण क्रांति का शुरुआत किए थे, पटना गांधी मैदान से। और देखिए बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो बांग्लादेश 1971 में हुआ। इसको स्वतंत्र कराने में किसका योगदान था, तो भारत का योगदान था। बांग्लादेश पहले किस देश का हिस्सा था, तो पाकिस्तान के ना, पूर्वी पाकिस्तान से नाम से जाना जाता था, समझ गए। तो ये 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत जो था वो हमारा राजस्थान से होता है, ऑप्शन ए। निम्नांकित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश देखते तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और केरल, ये तीनों के तीनों हमारे राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारा चंडीगढ़ है, तो हमारा ऑप्शन सी हो गया। देखिए संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार में अभी बताएं कि संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि दो स्तर की, कई स्तर पे सरकार, तो एक राज्य स्तर पे और एक केंद्र स्तर पे, ठीक है। तो अमेरिका भी लगभग 50 राज्यों में विभाजित है, ठीक ना, 50 स्टेट हैं। भारत भी देखते हैं तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरेटरी में है, ठीक ना। तो राज्य स्तर पे भी सरकार और केंद्र, इसी तरह से कनाडा में भी है। तो इनमें से क्या हो जाएगा हमारा, सभी डी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक देखते हैं तो हमारा कौन है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऑप्शन नंबर सी। कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो कृषि उत्पादों का मानकीकरण, यानी कि कृषि उत्पाद को चिन्हित करने के लिए, ठीक ना, उसकी गुणवत्ता के लिए हम एक मार्क का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। इको मार्क हो गया कि कोई उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल फिट बैठता है कि नहीं, ठीक ना, वो बायोडिग्रेडेबल है क्या नहीं, तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम इको मार्क का प्रयोग करते हैं। वहीं हॉल मार्क का, तो सोना चांदी प्लेटिनम जैसे धातु की गुणवत्ता के लिए, उसकी शुद्धता के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हॉल मार्क का प्रयोग करते हैं। तो हमारे कृषि उत्पाद के लिए जब भी बात करें तो एक मार्क, बी ऑप्शन। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्र सेवा क्षेत्र हो गया, तृतीय क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र से तो कृषि क्षेत्र हमारा प्राथमिक क्षेत्र से, ऑप्शन सी। तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू हुई थी, किन पर लागू हुई थी, देखिए तो तिनकठिया प्रणाली क्या था, तो ये चंपारण बिहार के किसानों पे था, जिसमें 1 बीघे के ऊपर 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। और नील की खेती करने से 3 साल तक लगभग जमीन बंजर रहता है, तो कोई करना नहीं चाहते थे, तो ये हमारा बिहार के किसानों पर लागू था। तो हमारा क्या हो जाएगा, किसानों पर, आंसर नंबर ए। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए
सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जालियांवाला बाग जब जनरल डायर के द्वारा गोली चलवा दिया जाता है और जालियांवाला बाग में जाने का जो रास्ता था ना वो पतला था, तो वहाँ पे गाड़ी 4 चक्का तो नहीं जा पाता था। तो जब जनरल डायर से पूछा जाता है, हंटर समिति बनाया जाता है, और हंटर समिति जब गठन होता है तो इसमें भारत के भी लोग थे और ब्रिटिश भी लोग थे। तो पूछा जाता है जनरल डायर से कि तुम्हारा मकसद क्या था? तो कहता है कि हमारा मकसद मारना था, सब लोग को गोली चलाना था, ताकि ये आंदोलन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ठीक ना। फिर इससे पूछा जाता है कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास अगर 4 चक्का जाने का रास्ता होता तो तू क्या मशीन गन चलवा देता? तो बोलता है कि हाँ, हम ऐसा कर देते। और जब हंटर समिति जो होता है जनरल डायर के बताता है कि जनरल डायर की इतनी सी गलती थी, ठीक ना, पहले लोगों को सूचित नहीं किया, वरना इसको दोषी नहीं दिया जाता है, मतलब कि। और उसके बाद जितने भी जालियांवाला बाग में लोग मरे थे, उसकी मतलब कि उसके बाद जितने भी लोग मारे गए थे उनके परिवार को मुआवजा दिया गया था, लेकिन इसमें भी संख्या मरने वालों को कम बताया गया था, जिससे सरकार मुआवजा से भी काफ़ी हद तक बच गई थी। तो यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा समिति बना था? तो हंटर समिति बना था, ऑप्शन ए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो बिहार का जीरादेई, जो कि सारण में पड़ता है। तो कहाँ हो जाएगा? बिहार। 3 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था बिहार में। देखिए, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत हमारा कहाँ है? नवादा में स्थित है हमारा। ये काफ़ी खूबसूरत जलप्रपात है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो बिहार से देखिए नेपाल का जुड़ा हुआ है। तो हमारा पड़ोसी कौन सा देश है? नेपाल, ऑप्शन नंबर ए। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है? तो अगर 2 पार्टी रहेगा तो एक पार्टी सत्ता में रहेगा और एक विपक्ष की भूमिका निभाएगा, लेकिन गठबंधन की सरकार मतलब एक साथ 2 पार्टी मिलकर के सत्ता को चलाए और एक विपक्ष भी होना चाहिए। तो कम से कम तो 3 होना चाहिए। तो एक दलीय व्यवस्था नहीं हो सकता है, द्विदलीय व्यवस्था नहीं हो सकता है, बहुदलीय व्यवस्था हो सकता है। 2 से कितना भी दल हो ज़्यादा। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आपके भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो था 1975 में राष्ट्रपति के द्वारा मतलब आदेश जारी किया जाता है, 1975 में किया जाता है और ये 21 महीने तक चलता है, ऑप्शन बी। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं। तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर जो पृथ्वी पर स्थित जो केंद्र होता है, जैसे मान लीजिए कि भूकंप नीचे कहीं आया तली में, तो उसके सीधे ऊपर जो केंद्र होता है ना, उस जो जहाँ पे सबसे पहले भूकंप की तीव्रता यहाँ पे सबसे तेज भी होती है, तो इस केंद्र को हम कहते हैं अधिकेंद्र, या फिर इसको एपी सेंटर भी कहा जाता है। सुनामी संबंधित है, तो सुनामी किसको कहते हैं? तो सुनामी समुद्र में जब ज्वालामुखी और भूकंप आ जाए उसको हम सुनामी कहते हैं। तो सुनामी तो समुद्र में ही आता है, तो एक किससे संबंधित है? समुद्र से। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो पहले कुत्तों का प्रयोग किया जाता था, कुत्ते भी सूंघ करके बतलाते थे यहाँ इंसान जीवित है कि नहीं है। लेकिन इस सब अब यंत्र की बात है, तो हेलीकॉप्टर तो होगा नहीं, दूरबीन भी नहीं होगा, दूरबीन तो दूर से, ठीक ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इंफ्रारेड कैमरा हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, तो आग प्राकृतिक और मानव जनित दोनों गलती से लग सकता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से जंगल में आग देखा जाता है। बम विस्फोट, तो ये मनुष्य के द्वारा किया जाता है। भूकंप, तो ये प्राकृतिक आपदा है। रासायनिक दुर्घटना, मानव जनित। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? तो अब खरीफ की फसल कौन सा है? तो हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? धान, ठीक ना। तो धान का अभी जो किस फसल का मौसम चल रहा है? तो अभी रबी के फसल का मौसम चल रहा है। तो हमारा धान खरीफ है, गेहूं, जौ, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, तिलहन, ये सब क्या है? रबी में आ जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड क्या था? तो ऑपरेशन फ्लड जो था डेयरी विकास से संबंधित देखा जाता है। इसमें क्या था कि जितने भी पशुपालन हैं उनके दूध की मात्रा में क्या था? वृद्धि के लिए ये सब किया गया था, ताकि किसानों को अधिक से अधिक क्या पहुंचाया जा सके? लाभ पहुंचाया जा सके। तो डेयरी विकास से संबंधित जो था ऑपरेशन फ्लड था। इसको बाढ़ से कभी नहीं समझिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा सा है। बाढ़ देखकर लगता है कि बाढ़ होगा, लेकिन डेयरी होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था? 1935 में किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी।
भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में सूरत है, मुंबई है, अहमदाबाद है, कलकत्ता है। तो भारत में जो पहला सूती मिल था वो पे हमें मुंबई में स्थापित किया गया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा? प्रसा के चांसलर बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो उत्तरदायी कौन थे? ये बिस्मार्क थे। वहीं इटली के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो गैरी, बाल्डी, मेजनी और काउंट काबूल, तीनों के तीनों लोग इटली के एकीकरण के लिए उत्तरदायी थे। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जानते हैं कि फ्रांस और प्रसा के बीच में 1810 मई 1871 को हुआ था। तो क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे 10 मई 1871। देखिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप था, पहले लैंप की कमी था, तो कोयले की खदानों में इस तरह की चीज़ों को ले जाने के लिए वहाँ पर जो लैंप था, तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया था। और हमारे किनके द्वारा किया गया था? तो जॉन हम्फ्री डेविक साहब के द्वारा किया गया था। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा जो दिया गया था वो करो या मरो था, महात्मा गांधी के द्वारा। जब भारत छोड़ो आंदोलन चालू होता है तो उसके बाद मतलब कि पूरी तरह से अंग्रेजों का भगाने के लिए लोग तय हो जाते हैं। और गांधी जी भी कहते हैं, जो अहिंसा के पुजारी थे, वो बोलते हैं कि अब करो या मरो, अंग्रेजों के विरुद्ध अब खड़ा होने का वक्त आ गया है। ठीक ना? तो करो या मरो का नारा दिया गया था। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल पुस्तक को समाजवादियों किनके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ होता है? तो 5 मई 1818 ईस्वी को राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। तो समाजवादियों की बाइबिल जो था दास कैपिटल को कहते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब हम स्थापना देखते हैं तो हमारा कब हुआ था? 1885 में किया गया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो गांधी जी जो थे 1917 में बिहार आए थे और बिहार की धरती से ही आंदोलन की शुरुआत हुआ था। और देखिएगा, जब जब इतिहास बदला है, बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो देश की आज़ादी हो या अखंड भारत, उस समय भी बिहार की धरती ही पूरे भारत का नेतृत्व करता था। तो चंपारण से तिनकटिया प्रणाली का शुरुआत होता है और चंपारण से भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी चंपारण में तिनकटिया प्रणाली में करते हैं, ऑप्शन ए। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रण का आविष्कार जो था चीन में हुआ था। और सबसे पहले लकड़ी के टाइपों के ऊपर क्या किया जाता था कि स्याही पोत दिया जाता था, उसके ऊपर फिर छपाई किया जाता था टाइपों से। तो मुद्रा, इस तरह से मुद्रा का छपाई किया जाता। तो पहला आविष्कार चीन में, ऑप्शन सी। भारत में सबसे लंबा बांध कहाँ है? तो सबसे लंबा भारत में बांध को देखते हैं तो हमारा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे लंबा बांध जो है ना, वो भारत में ही है। और वो हमारा है हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो उद्योग धंधों का देखिएगा, जितना भी कल कारखाना उद्योग देखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर मात्रा में कोई चीज़ होता है तो लोहा होता है। और उद्योगों की जननी की बात करें ना, तो लोहा के जो आविष्कार था ना, वो खेती हो चाहे जिस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में क्रांति ला दिया था। तो हमारा उद्योग का जननी सी ऑप्शन, लोहा। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला जो कौन था? एंथ्रासाइट था, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा हो। ठीक ना? तो हमारा एंथ्रासाइट है सबसे अच्छे क्वालिटी की कोयला। सबसे घटिया क्वालिटी तो पिट है। तो हमारा इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, एंथ्रासाइट। गंडक परियोजना है, तो गंडक परियोजना कहाँ पे है? तो हम गंडक परियोजना देखते हैं तो हमारा गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है, बी। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है वो हमारा कहाँ देखा जाता है? तो हमारा भारत का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। हमारा कितने प्रतिशत क्षेत्र पे मध्य प्रदेश में वन है? तो हमारा देखते हैं तो 30.72% क्षेत्र पे वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। वैसे होना कितना प्रतिशत चाहिए? तो वन नीति के अनुसार कितना? 33% आवश्यक है, लेकिन हमारा 30% पे सबसे अधिक देश के मध्य प्रदेश राज्य में वन है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना हमारा कहाँ पे है? तो भागलपुर जिला में स्थित है। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है, तो सूखा किस कारण से होता है? अगर भूकंप आएगा तो सूखा नहीं होगा, अब बाढ़ आएगा तो फिर सूखा कैसे? चारों तरफ तो पानी ही पानी होगा। ज्वालामुखी क्रिया भी ज्वालामुखी होगा तो वहाँ पे पूरा स्थिति, धरती ही बंजर हो जाता है, पूरा स्थिति खराब हो जाता है। तो सूखे के लिए वर्षा की कमी उत्तरदायी है, ऑप्शन ए। देखिए,
बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो आप पहले ही बताए थे कि उत्तर बिहार बाढ़ में और दक्षिण बिहार सुखाड़ में, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए तो कौन हो जाएगा, तो उत्तर बाढ़ के लिए कौन हो जाएगा, उत्तर बिहार हमारा बाढ़ क्षेत्र है। और बाढ़ आने का उत्तर बिहार में कारण बहुत सारा देखा है। गंगा और उसके सहायक नदी, जब गंगा नदी कहाँ से निकलता है, हिमालय से निकलता है, और हिमालय से जैसी गंगा आती है तो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा मिट्टी को काटते हुए लाती है और बिहार में जितने भी नदी वाले गहरे क्षेत्र वहाँ पर ला करके छोड़ देती है। तो नदी का जो नीचे का स्तर होता है वो मिट्टी से, मलबे से भर जाता है। तो जितना जब भी पानी आता है अधिक बारिश के कारण तो चारों तरफ सतह पर फैल जाता है और बाढ़ ला देता है। तो मट्टियों के जो काट कर लाने वाले मलबे हैं वो भी एक बिहार में बाढ़ का बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। तो उत्तर बिहार हो जाएगा। तो आपका एक सेट समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले सेट के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।